नमस्कार। आप सभी का एक बार इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। और देखिए, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन एक भारत के महान ऐतिहासिक व्यक्ति का जन्मदिन है। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और उन्हीं के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करके ये जानेंगे कि भारत का जो अपना स्वतंत्रता संग्राम था, जो आजादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनमें उनका क्या योगदान रहा था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। डेट है 2 अक्टूबर। तो पहली बात, गांधी जयंती। ठीक है, सबको पता है कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन ही गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को एक अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे कि गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा को फॉलो किया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। और एक सुस्त दिवस। ठीक है, और अपने जो भी भाई डेली पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक है, तो उनको तो पता होगा कि आज सुस्त दिवस है, तो अपना पहले जुगाड़ करके रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को सुस्त दिवस भी रहता है। ठीक है, तो अब हम गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गांधी जी का जन्म होता है गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, और उस टाइम में इनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, ठीक है, तो वो पोरबंदर के क्या थे, दीवान थे। दीवान मतलब प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री थे मतलब, तो अभी देखो, हम गांधी जी की जब भी फोटो वोटो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई गांधी जी तो बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि भाई जिसका पिता ही दीवान मतलब एक बार प्रधानमंत्री के बराबर हो, तो वो गरीब तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो गरीब गांधी जी नहीं थे। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, और पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, देखिए, गांधी जी बचपन से क्या है कि शर्मिले स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, थोड़ा उनका स्वभाव शर्मिला था और ना वो किसी की कंपनी पसंद करते थे। जैसे स्कूल में जाते थे तो अकेले बैठे रहते थे, किसी की संगत उनको पसंद नहीं थी। ठीक है, कोई खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी, उनकी रुचि थी केवल किताबें पढ़ने में। ठीक है, तो हम उनको कह सकते हैं बुकवर्म टाइप। और गांधी जी के उस टाइम के फोटो वोटो देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई खेल कूद में तो उस बंदे की ज्यादा रुचि नहीं रही होगी। ठीक है, गांधी जी खेल कूद में या जो अपने फिजिकल एक्टिविटी में केवल वो एक वॉक पसंद करते थे। ठीक है, वो लंबी वॉक जाया करते थे, तो वो उनको पसंद थी। बाकी खेल कूद कुछ उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, बाकी बचपन में उनका विवाह हो जाता है 13 साल की उम्र में। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, जब गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से होता है तो कस्तूरबा गांधी एकदम अनपढ़ थी, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी ने इनको अक्षर ज्ञान करवाया और इनको प्रशिक्षित बनाया। ठीक है, तो ये गांधी जी का बचपन था। इसके बाद में वो मैट्रिक की पढ़ाई पास कर लेते हैं, क्योंकि जब इनके पिताजी का तबादला हो जाता है पोरबंदर से राजकोट। ठीक है, तो वहां पर रहकर वो अपनी मैट्रिक पास करते हैं। उसके बाद में गांधी जी के लाइफ में मोड़ आता है, इनके पिताजी की डेथ हो जाती है
और इनको पढ़ने के लिए क्या बाहर जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इनके लाइफ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं। अठारह में गांधी जी कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। इसके लिए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। बैरिस्टर क्या मतलब? कानून की पढ़ाई के लिए। आज भी कानून की पढ़ाई सबसे बड़ी, और उस टाइम भी अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण डिग्री थी वो भी बैरिस्टर की डिग्री थी, ठीक है। तो गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, तो कमाने वाले बंदे भी उतने नहीं रहे। फिर इनकी स्थिति थोड़ी धीरे धीरे खराब हो गई, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जुगाड़ करके इनके भाइयों ने गांधी जी को इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। 1888 से 91 तक गांधी जी इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वहां पर नए नए बंदों से मिलते हैं। तो वहां पर गांधी जी एक तो रहने की भी दिक्कत थी और खाने की, कि हमें पता है कि विदेशों में वेज खाना तो मिलेगा नहीं। गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे, और वहां पर यह भी प्रचलन था कि आप अगर किसी के घर में रह रहे हो तो वीकेंड पे उनको घुमाने लेके जाओ, उनको पार्टी दो। गांधी जी बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं थे, वो तो कुछ जुगाड़ करके पैसे लेके गए, तो वो कहाँ से देंगे। फिर इधर उधर उन्होंने जुगाड़ बनाया, और जहाँ भी रेस्टोरेंट पे जाते वहां उनको नॉन वेज मिलता, मांसाहारी खाना मिलता। तो वही वो बेचारे कुछ इधर उधर से सब्जियां फल फूल खा के अपना काम चलाया करते थे। तो 3 साल बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं इंग्लैंड में, और उसके बाद वापस इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस इंडिया आते हैं। तो गांधी जी का 1-2 केस लड़ते हैं शुरू में, वो केस हार जाते हैं। तो दिक्कत ये थी कि गांधी जी की जो आवाज थी वो एकदम पतली आवाज थी, ठीक है। शायद हो सकता है लड़कियों टाइप आवाज थी इनकी। उसके बाद में गांधी जी स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वहां भी लड़कों ने ये कह के हटवा दिया कि इससे अच्छा तो आप मैडम लगा देते। तो वहां भी गांधी जी की काम बैठा नहीं। तो कुल मिला के गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद में भी क्या थे? एकदम बेरोजगार थे। बात है 1893 की, 1893। गांधी जी के पिता का दोस्त था अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई साउथ अफ्रीका में रहते थे। काफी पहले चले गए होंगे, तो वहां सेटल हो गए होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोगों को यहाँ से एग्रीमेंट साइन करके मजदूरों के रूप में ले जाया जाता था, ठीक है। और उन मजदूरों को क्या कहते थे? हम गिरमिटिया मजदूर। बेसिक एग्रीमेंट साइन करके उनको ले जाया जाता था। तो अब्दुल्ला भाई यहाँ आते हैं क्योंकि इनके कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू था। तो अब साउथ अफ्रीका में तो जो भी मान लो आप कोर्ट वगैरह में जाओगे तो वो बात किस में होगी? इंग्लिश में या बाकी लोकल लैंग्वेज में। और इनके जो भी प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह था वो किस में थे? गुजराती में, क्योंकि अब्दुल्ला भाई गुजराती आदमी थे। अब्दुल्ला भाई ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा ट्रांसलेटर मिल जाए उनको, जो इनके जो भी मतलब प्रॉपर्टी पेपर वगैरह है वो कोर्ट में उनको ट्रांसलेट करके बता दे। तो यहाँ से गांधी जी जाते हैं अब्दुल्ला भाई के साथ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक गजब घटना होती है, उनके लाइफ में गजब मोड़ आता है। एक बार की बात है कि गांधी जी रेल में यात्रा कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, डरबन से
प्रिटोरिया। गांधी जी के पास टिकट था फर्स्ट क्लास। ठीक है, देखो रुपए पैसे वाला आदमी है तो टिकट फर्स्ट क्लास का लेगा। फर्स्ट क्लास में बैठ गए। देखिए वहां पे जो भी वहां के लोकल लोगों के अलावा जो भी काले लोग थे, ठीक है, गांधी जी भी मेरे जैसे ही थोड़े काले टाइप दिखते थे, उनको फर्स्ट एसी में या फर्स्ट क्लास टिकट में ट्रेवल करने का परमिशन नहीं थी। लेकिन गांधी जी के पास पैसे थे, टिकट ले लिया और बैठ गए। लेकिन गांधी जी को क्या बीच में ट्रेन से उतार दिया गया। ठीक है, और ये कह के उतार दिया गया कि आपका रंग काला है तो काले लोग इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते। तो इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी अंग्रेज वहां पर साउथ अफ्रीका में उनकी रंग भेद नीति का विरोध करते हैं। ठीक है, उनको पहली बार लगा कि भाई ऐसी भी चीज कोई होती है कि आदमी में कलर के हिसाब से, या उसकी स्किन का जो कलर है उसके हिसाब से आदमी में डिफरेंस किया जाए। और वहां पर गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी की जीवन की इम्पोर्टेंट घटना है ये भी। उसके बाद में वहीं पे रहते हैं गांधी जी, लगभग 20-22 साल तक साउथ अफ्रीका में रहते। देखिए गांधी जी की एक लाइन है कि आदमी अपने विचारों से बनता है। ठीक है, आदमी किससे बनता है, अपने विचारों से। आदमी जैसा सोचता है, ठीक है, वो वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो ये गांधी जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आदमी अपने विचारों से बनता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 1915। गांधी जी का भारत आगमन। उन्नीस सौ 15 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, और इसके बीच में 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, तो देखिए गांधी जी भारत आते हैं और भारत आके जो इंडियन यूथ थे, ठीक है, युवा थे, उनको इनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अंग्रेजी सेना में शामिल होइए। उनका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें साथ दीजिए। ठीक है, तो गांधी जी भारतीय युवाओं को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसके लिए गांधी जी का नाम भी दे दिया गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, और गांधी जी इस काम से खुश होकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। केसर हिंद की उपाधि। ठीक है, तो यहीं से जो गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। उन्नीस सौ 16 में साबरमती में अपना आश्रम स्थापित करते हैं। ठीक है, उन्नीस सौ 16 में साबरमती में आश्रम स्थापित करते हैं और 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गांधी जी उद्घाटन करते हैं। ठीक है, और इंडिया आने के बाद
यहाँ पर गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है। गांधी जी अगर जनता के सामने कहीं बोले थे तो पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में उन्होंने जनता को संबोधन किया था, ठीक है। और यहाँ के बाद में जो गांधी जी का जीवन चेंज होता है, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। बात करते हैं 1917 की। देखिए 1917 में कांग्रेस के लखनऊ में कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार में एक जगह चंपारण का एक आदमी राजकुमार शुक्ल था, वो गांधी जी से मिलता है, ठीक है। बिहार में चंपारण, और चंपारण का एक आदमी था राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी से मिलता है और गांधी जी को बताता है कि भाई चंपारण में जो किसान है, किसानों की क्या स्थिति है, ठीक है। किसानों की स्थिति के बारे में गांधी जी को अवगत कराता है राजकुमार शुक्ल। ये पहले तो ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार गांधी जी से ये राजकुमार शुक्ल आग्रह करता है कि आप एक बार चंपारण चलिए और वहां पर जो किसान है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके लिए आप कुछ कीजिए, ठीक है। देखिए किसानों की हालत ऐसी थी कि अंग्रेज या जो भी जमींदार थे तो वो किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, ठीक है। नील इंडिगो, उनको नील की खेती करने के लिए क्या विवश किया जाता था, भाई आप नील की खेती करो, ठीक है। नाम याद रखना राजकुमार शुक्ल है, अभी कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बिहार चंपारण जाने के लिए गांधी जी को किसने बाध्य किया, तो राजकुमार शुक्ल नाम का आदमी था। तो किसानों से ही अंग्रेज क्या, देखो अंग्रेज है, होशियार तो थी, तो वो एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे किसानों से, ठीक है, कि भाई आपको अपनी जमीन पे नील की खेती करनी है, और वो पहले ही पैसे दे दिया करते थे इसको, ठीक है। तो एग्रीमेंट करवा लेते थे पहले ही से। तो एग्रीमेंट को बोला जाता था 3 कठिया पद्धति। ठीक है, 3 कठिया पद्धति मतलब 3/20, कि भाई आपका अगर खेत है तो खेत के आप कितने 20 भाग कर लो, 20 भाग में से 3 भागों पर आपको क्या करनी है, नील की खेती। अब देखिए जब नील है, नील इतनी खतरनाक फसल है कि आप एक बार किसी जमीन पे बो दोगे तो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। किसानों को ऑलरेडी वो पहले पैसे दे रखे थे, तो भाई ठीक है 3/20। ठीक है, तो आप 20/3 में नील की खेती करो, और यहाँ पर जो अपने जो चाहते हैं वो फसल उगा दो, तो यहाँ पे तो नील की खेती हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार ये जमीन बंजर हो जाएगी, ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो एग्रीमेंट है कि आपको 3/20 में से 3 भाग पे नील की खेती करनी है। तो किसान मजबूर हो जाते हैं अगले 3 पर भी नील की खेती करने के लिए। तो इससे मामला खराब था। फिर राजकुमार शुक्ल गांधी जी को वहां लेके जाता है और गांधी जी किसानों की हालत देखते हैं और वहां की जो स्थिति है उससे लड़ते हैं। ठीक है, ये बात है 1917 की। इसके बाद हम बात करते हैं 1919।
पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हुआ था वही 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग ये कहा अमृतसर में। तो जनरल डायर यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पे अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, बाद में एक आपने मूवी भी देखी होगी उधम सिंह। तो उधम सिंह ये है जो इंग्लैंड जाता है और वहां पर जनरल डायर को मार के आता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। तो गांधी जी ने 1920 में कौन सा इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? 1920 में पूर्ण सहयोग आंदोलन, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। कि भाई जो भी भारतीय व्यक्ति है वो अंग्रेजी सरकार का किसी प्रकार का साथ नहीं दे। ठीक है, अंग्रेजी दफ्तरों में अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो, अंग्रेजी स्कूलों में मत जाओ, सरकार को टैक्स आप मत दो, विदेशी कपड़े या विदेशी वस्तुएं मत खरीदो, विदेशी वस्तुएं और कपड़े मत खरीदो। आप किसी प्रकार का सहयोग नहीं करोगे तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसी बीच में फरवरी 1922 में चोरी चोरा में जो कांड हुआ था, पिछली बार हमने पढ़ा था। पिछली बार मैंने शायद 1922 को 1962 में लिख दिया था चोरी चोरा में, क्योंकि बेट ने एक थाने को जला दिया था जिसमें 20 से 25 से पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इस घटना से चोरी चोरा प्रकरण, इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन क्विट कर दिया था। ठीक है, इसको वापस ले लिया था। फिर हम आते हैं 1930। दांडी यात्रा। देखिए, दांडी यात्रा इसलिए हुई थी कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक के लिए भी कर लगा दिया था। ठीक है, नमक पर कर। तो गांधी जी गुजरात में अहमदाबाद से अपने अनुयायियों के साथ, काफी लोगों के साथ, क्योंकि 1930 तक गांधी जी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुके थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा के तरीके से वो विरोध करते थे अंग्रेजी गतिविधियों का। अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान में तक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा था कि बिना किसी खून खराबे के कोई व्यक्ति से विनय अंग्रेजों की अवज्ञा कर रहा था कि हम आपका कानून नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट होता है तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर अम्बेडकर वर्सेस गांधी,
इन दोनों के बीच में क्या होता है? पुनः हम पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत को प्रांतीय स्तर पर सरकार बनाने की अनुमति मिली। ठीक है, उसमें भी 11 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें 8 जगहों पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। और इससे दुखी थी एक और पार्टी, 2 ही पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाता है और भारतीयों से बिना राय लिए अंग्रेजों ने बोल दिया कि जो इंडियन है वो अंग्रेजों का साथ देंगे। तो ये वही बात आ गई भाई, प्रांतीय स्तर पर आप एक तो सरकार बनाने की बात कर रहे हो कि आप प्रांतों को सरकार बना सकते हो, तो कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो उनमें आप पूछ ही नहीं रहे, तो इस सरकार ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और बाद में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में भी वही बात गई कि बात को प्रांतीय सरकार बनाने दी जाए। वायसराय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसी के संदर्भ में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसके बाद में वही जो माउंटबेटन प्लान बनता है, उसके बाद भारत को आजाद करने की बात कही जाती है। इसी बीच भारत का विभाजन होता है, जिससे भी गांधी जी बड़े आहत थे, लेकिन विभाजन को चाहते हुए भी लोग रोक नहीं पाए थे। फाइनली विभाजन हुआ था। अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, अंग्रेज चाहते थे कि भाई आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, मुस्लिम बहुलता वाला देश पाकिस्तान में आप शामिल हो जाओ, या फिर आप अपनी रियासत को स्वतंत्र रख सकते हो। ठीक है, देखिए इस मायने में जो अंग्रेज वो भारत को आजाद तो कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से भारत को तोड़ देना चाहते थे। ठीक है,
तो ये था गांधी जी के बारे में कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था, किस तरह उन्होंने आंदोलन चलाए। देखिए उनकी जो मुख्य विचारधारा थी वो थी अहिंसावादी। ठीक है, वो हर मतलब जो भी आंदोलन था उसमें उन्होंने अहिंसा का साथ दिया। ठीक, देखिए गांधी जी कोई चीज में जल्दी एक्शन नहीं लेते थे, पहले उस स्थिति को भांपते थे। क्योंकि देखिए जैसे दो दल थे, नरम दल और गरम दल। अब गरम दल वाले तो वही है, नाम से ही पता चलता कि हल्ला करते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे देश से, और अंग्रेज इन पे थोड़ा बहुत लाठीचार्ज करते भाग जाते। नरम दल वाले वही अहिंसावादी। तो ये क्या कि बात को समझेंगे फिर बात करेंगे। तो देखिए लेकिन जब गांधी जी की बात आती है तो इसमें लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। ठीक है, कि गांधी जी ने जो हमारे भगत सिंह जी है उनकी फांसी नहीं रुकवाई थी। देखिए जहां तक मेरा पर्सपेक्टिव है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि गांधी जी के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो उनकी फांसी रुकवा दे। भगत सिंह जी पर सांडर सत्याकांड के खिलाफ मुकदमा चला था। और अंग्रेजी सरकार ने माना था कि भाई अगर कोई बंदा किसी का कत्ल करता है बिना जुर्म में, वैसे तो उसकी सजा फांसी से कम कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, और गांधी जी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये गांधी जी की बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। कभी टाइम मिले तो ये पढ़िएगा, इससे आपको गांधी जी के बारे में और छोटी छोटी चीजें जानने को मिलेगी। तो देखिए लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी के लिए लाइफ बहुत छोटी है। किसी भी चीज में कंट्रोवर्सी करने से पहले हमें दोनों साइड्स के फैक्ट जानने चाहिए। हमें किसी चीज में कट्टरता नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कट्टरता के साथ कोई बात करता हूं तो मुझे मान लो जैसे मेरा अपोजिट कोई भी पक्ष है, ठीक है, तो अपोजिट पक्ष की अगर सही बात भी है तो वो बात भी मेरे को गलत लगेगी अगर मैं किसी चीज का कट्टरता या कट्टर समर्थक होता हूँ। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो दोनों पक्ष को पढ़िए, फिर खुद से पूछिए। ठीक है, एट द लास्ट आप खुद से पूछिए कि क्या चीज सही है क्या गलत है। ठीक है, जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जो इनकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के ज्ञान से थोड़ा हमें बचना है। ठीक है, धन्यवाद। आई होप कि चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अगर चीजें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।